स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में आपने जनरल फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच दैट इज फार्माको काइनेटिक और फार्माको डायनामिक के बारे में आपने देखा था, है ना। और फार्माको काइनेटिक में हमने चार मेजर जो प्रोसेस थे उनके बारे में जाना था, जो कि क्या क्या थे? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना। एब्जॉर्प्शन हमारा हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया था, मेटाबॉलिज्म हमारा हो गया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन के बारे में और फार्माको डायनामिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन से क्या समझते हैं आप लोग कि ड्रग जो उसका काम था, जिस पर्पज के लिए हमने ड्रग ली थी, वो अपना काम कर चुकी है। ठीक, उसका मेटाबॉलिज्म हो चुका है। अब जो रिमेनिंग जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो एक्सक्रीशन के लिए जो मेन प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट जो मेजर जो ऑर्गन है दैट इज किडनी। ठीक, तो जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है ना। वैसे ही किडनी की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। ठीक, सो किडनी क्या करती है? नेफ्रॉन्स के थ्रू तीन मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। और मेजर फंक्शंस क्या क्या रहेंगे? पहला हमारा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, सेकंड ट्यूबुलर reabsorption, right? And your third will be tubular secretion. So glomerular filtration. So this is the first function performed by kidney through nephron for excretion of drugs. ठीक, सो यहां पे जो ड्रग का फिल्ट्रेशन होगा वो ड्रग की सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारी ड्रग लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। नहीं, यहां पे जो फिल्ट्रेशन होगा ड्रग का वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और दूसरा रेनाल ब्लड फ्लो, है ना। अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है तो उसका फिल्ट्रेशन कम होगा, है ना, क्योंकि प्लाज्मा में रहेगी वो फिल्ट्रेशन उसका इतना इजीली हो नहीं पाएगा या कि स्लो होगा, है ना। वो बॉडी में ब्लड में ज्यादा समय तक रहेगी, है ना। दूसरा हमारा हो गया रेनाल ब्लड फ्लो, कि जो किडनी में जो ब्लड का बहाव है, फ्लो है, वो अगर फास्ट है ना, उसके वो ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन होगा। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो फिल्ट्रेशन इजीली होगा और ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है नहीं कर रही, और रिनाल ब्लड फ्लो है वो हाई है कि लो है। ठीक, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो वो इन दो बातों पे डिपेंड निर्भर करता है ना कि ड्रग की नेचर कैसा है, कि वो लिपिड सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा अगला फंक्शन है जो किडनी परफॉर्म करती है दैट इज ट्यूबुलर दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अब यहां पे क्या होता है कि जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है वो बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाती है, और जो ड्रग वाटर सोल्यूबल है वो यूरिन के साथ मिलके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। समझे? सो यहाँ पे जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं या अदर आयंस होते हैं, तो वो सारे अगर अनाइनेज है या फिर मैं कहूँ लिपिड सोल्यूबल है अगर, है ना, तो सारी की सारी चीजें फिर से। सो इस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी में किडनी के थ्रू, और जो ड्रग वाटर सोल्यूबल है वो यूरिन के साथ मिलके क्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम इस फंक्शन का कैसे फायदा उठाते हैं? हम इस फंक्शन का ऐसे फायदा उठाते हैं जो किडनी परफॉर्म कर रही है, कि अगर हमें बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है ना, तो हम नहीं चाहते कि वो ड्रग हमारी बॉडी में रहे, हम चाहेंगे वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। तो अगर किसी बेसिक ड्रग की हमें
पॉइजनिंग हुई है तो हम यूरिन का नेचर कैसा बना देंगे, एसिडिक बना देंगे, क्योंकि अगर हम यूरिन का नेचर एसिडिक बनाएंगे तो एसिड बेस में क्या रहेगा, आयनाइज, और आयनाइज रहेगा तो वाटर सोल्यूबल, और यूरिन यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा। और मान लो अगर किसी एसिडिक ड्रग की हमें पॉइजनिंग हुई है तो हम यूरिन का नेचर कैसा बना देंगे, बेसिक बना देंगे, है ना। अब आप लोग कहोगे यूरिन का नेचर हमारे हाथ में है या, बिल्कुल है ना। हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि हम साथ में दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारी किसी ड्रग का नेचर एसिडिक है ना, और हम चाहते हैं यूरिन का नेचर हम बेसिक करें, तो हम उस केस में अमोनियम क्लोराइड दे देते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक ड्रग, यूरिन का नेचर हो गया बेसिक, आयनाइजेशन होगा, आयनाइज फॉर्म में रहेगी, आयनाइज फॉर्म में रहेगी तो वाटर सोल्यूबल रहेगी और बॉडी से बाहर हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन हमारे किडनी का। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला किडनी जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो क्या है आपका, वो है आपका थर्ड फंक्शन हो जाएगा आपका ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक, सो ये थर्ड फंक्शन में विशेष बात क्या है, विशेष बात इसमें ये है, ये ना तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, ना ही ये आपका ड्रग की लिपिड सोल्युबिलिटी और वाटर सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। होता क्या है, देयर इज पंप इन द नेफ्रॉन, और आई विल से ट्रांसपोर्टर। एसिडिक ड्रग्स के लिए भी पंप होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और बेसिक ड्रग्स के लिए भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ड्रग सेम ट्रांसपोर्टर को यूज कर रही है तो उस केस में क्या होगा, ड्रग के बीच में इंटरेक्शन होगा, और फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्सक्रीशन को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोबेनसिड का। तो ये ड्रग क्या करती है, इसको हम पेनिसिलिन के साथ देते हैं, है ना। तो ये ड्रग क्या करती है, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है ना। जिसकी वजह से पेनिसिलिन का जो बॉडी में रहने का ड्यूरेशन है, टाइम है, वो इंक्रीज हो जाता है ना। और यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, समझे। तो जो प्रोपेनिसिड है वो एक ड्रग है जो कि पेनिसिलिन के एक्सक्रेशन को तो कम कर देती है और यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को बढ़ा देती है ना। सो यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को बढ़ाकर ये ड्रग क्या कर रही है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता देते हैं कि यूरिक एसिड जब हमारे बोन्स के जॉइंट में जब डिपोजिट होता है तो पेन होता है ना। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करवाना होता है, तो उस केस में प्रोपेन एसिड दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही में इसका फिर बाद में एक और फंक्शन पाया गया था, काम इफेक्ट पाया गया था कि पेनिसिलिन के एक्सक्रेशन को ये कम कर देती है। ठीक, तो ये हो गए आपके मेजर थ्री फंक्शंस किडनी के, है ना। कौन कौन से देखे आपने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक, तो इस तरह किसी भी ड्रग का बॉडी में एक्सक्रेशन होता है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, आपके फार्माको काइनेटिक में आते हैं, राइट। तो काइनेटिक के आपके चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं, एब्जॉर्प्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, मेटाबॉलिज्म भी, एक्सक्रेशन भी, राइट। सो अभी हम बात करने वाले हैं अपना फार्माको डायनामिक के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फार्माको डायनामिक, है ना। तो फार्माकोडायनामिक में हमने आपको पहले बताया ही था कि फार्माकोडायनामिक में ये क्या क्या मतलब होता है, व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हम चार तरह के इसके एक्शन देख सकते हैं ड्रग के, लाइक एक तो फिजिकल मैकेनिज्म भी होता है, ओके, फिजिकल मैकेनिज्म भी होता है, और केमिकल एक्शन भी होता है, ओके। और इसके अलावा आपका स्ट्यूमुलेशन, स्ट्यूमुलेशन एंड इनहिबिशन, स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ रिसेप्टर्स। सो
आइए हम थोड़ा रिसेप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये रिसेप्टर है क्या? ओके, सो इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वो आपका रिसेप्टर वाला मैकेनिज्म है। ओके, सो पहले देखते हैं कि रिसेप्टर आखिर में होते क्या है। सो फ्रेंड्स, रिसेप्टर्स को आप समझो एज ए लोग की तरह। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो रिसेप्टर को समझो आप एक ताले की तरह, है ना। और जो ड्रग हमारी जो होती है उसको समझो आप एक की की तरह, एक चाबी की तरह। तो जैसे एक ताले में जब हम चाबी को डालते हैं, चाबी लगाते हैं तो ताला खुल जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स के सरफेस पे, है ना, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और वो रिसेप्टर किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं ना। सो जब उन रिसेप्टर में कोई भी ड्रग बाइंड करती है तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है हमें। ओके, जैसे ताले में चाबी लगाने के बाद ताला खुल जाता है ना, वैसे ही जब किसी रिसेप्टर में कोई ड्रग बाइंड करती है तो हमें एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्योंकि उसके जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है ना, जिससे हमें एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। समझे? यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स है और प्रत्येक रिसेप्टर का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो जब हम वो ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो हमें वो फंक्शन या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, दो हमारी टर्म आती है। फर्स्ट इज एफिनिटी एंड सेकंड इज इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक। सो एफिनिटी का क्या मतलब होता है? एफिनिटी मींस एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। यानी कि किसी भी ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी। ठीक। और बाइंड करने के बाद अब वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है ना, क्या रिजल्ट देता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक। तो जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो वेरी करती है -1 टू +1 के बीच। ठीक। सो अगर वो बढ़ रही है यानी कि +1 है तो वो रिसेप्टर को वो एक्टिवेट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है ना। सो उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। समझे? सो चलो इसको हम आपको अगली स्लाइड में समझाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, तो अभी आपने एफिनिटी का मतलब जाना, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब जाना। अब देखो जो ड्रग्स होते हैं वो चार तरह की होती है ना। तो पहली तरह की हम बात करेंगे दैट इज एगोनिस्ट। ठीक है। तो जो एगोनिस्ट वाली जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है? उनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? +1, है ना। यानी कि वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक। ठीक। यानी कि अगर किसी रिसेप्टर का कुछ फंक्शन होगा, मान लो वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, तो अगर हम ये ड्रग देंगे तो हार्ट रेट को जिस हद तक वो रिसेप्टर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसका एक फंक्शन है वो कर सकता है, वो इसकी स्टिमुलेशन से वो करेगा। ओके। तो ये आपका एगोनिस्ट होता है जिसकी इंटेंसिक एक्टिविटी +1 तक होती है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है एंटागोनिस्ट। ओके। सो फ्रेंड्स, एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होती है उनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? 0। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करती है लेकिन इनका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके। लेकिन अब ये क्या करेंगी? वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना। जिससे क्या होगा? अदर जो ड्रग्स होंगी हमारी, या फिर मैं कहूं अदर जो ड्रग होगी या फिर कुछ भी एगोनिस्ट आएगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट ने ऑलरेडी स्पेस जो है उस रिसेप्टर का ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो इस केस में हमको क्या देखने को मिला? ना ही तो ये स्टिमुलेट हो पाई और ना ही ये इनहिबिट हो पाई, है ना। ना ही तो स्टिमुलेट हो पाई और ना ही इनहिबिट हो पाई। 0, है ना। इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब अगर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई, अभी किसी दूसरे को नहीं बंधने देगी। ये होता है आपका, ये ड्रग्स होती है आपकी एंटागोनिस्ट। उसके बाद आपकी ड्रग आती है पार्शियल एगोनिस्ट। ओके।
सो पार्शियल एगोनिस्ट में क्या रहता है फ्रेंड्स, पार्शियल एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी फ्रेंड्स 0 to 1 के बीच में कहीं होती है ना। ना ही तो वो 0 होगी और ना ही वो 1 होगी, 0 to 1 के बीच में कहीं होगी। कब? जब इन द absence ऑफ प्योर एगोनिस्ट, अगर बॉडी में कोई प्योर एगोनिस्ट प्रेजेंट नहीं है और उस केस में अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं तो ये कैसे बिहेव करेगी, 0 to 1 के बीच में इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहेगी ना, पार्शियल एगोनिस्ट, है ना। लेकिन अगर कोई प्योर एगोनिस्ट प्रेजेंट है तो प्योर एगोनिस्ट के केस में ये पार्शियल एगोनिस्ट वाली जो हमारी ड्रग थी ये कैसे बिहेव करेगी, एज ए एंटागोनिस्ट की तरह, समझे। यानी कि ये किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुकी है अभी, है ना, तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ऑलरेडी। तो जब दूसरी हम कोई एगोनिस्ट ड्रग देंगे तो अब वो ड्रग एगोनिस्ट वाली अपना फंक्शन 100% थोड़ी ना कर पाएगी, क्योंकि पार्शियल एगोनिस्ट ने ऑलरेडी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो उस केस में इसने कैसे बिहेव कर दिया, एज ए एंटागोनिस्ट की तरह, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट, तो इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, हमारी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो पहुंच जाती है -1, ठीक। यानी कि रिसेप्टर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो उसका जस्ट पोजिट फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर वो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो अगर हमने इनवर्स एगोनिस्ट दे दिया तो वो हार्ट रेट को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स ये आपके 4 तरह के ड्रग्स की टाइप्स हो गई कि ड्रग्स किस किस टाइप्स की होती है, एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट होती है, पार्शियल एगोनिस्ट होती है और इनवर्स एगोनिस्ट होती है। इसमें याद करने वाली बात ये है, एगोनिस्ट एगोनिस्ट जो है आपका वो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1 होती है, ओके। एंटागोनिस्ट जो है आपका उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 0 होती है, जिसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। फिर है पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 to 1 के बीच में होती है। और जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है, ये जो एगोनिस्ट हम ये बोल रहे हैं ये ड्रग ड्रग ही है, ये है ना, ड्रग का नेचर है कि हमारी ड्रग एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी या पार्शियल एगोनिस्ट होगी या फिर इनवर्स एगोनिस्ट होगी, है ना, ये रहता है -1। तो इसमें दूसरी याद करने वाली बात ये है कि पार्शियल एगोनिस्ट वाली जो हमारी ड्रग्स होती है ना, ये बिहेव करती है एज ए पार्शियल एगोनिस्ट व्हेन इन द absence ऑफ एगोनिस्ट, है ना। अगर वहां पे कोई एगोनिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो बिहेव करेंगी पार्शियल एगोनिस्ट की तरह। लेकिन अगर कोई हमारा एगोनिस्ट प्रेजेंट है तो उस केस में ये बिहेव करेगी एज अ एंटागोनिस्ट की तरह, ठीक। सो ये आपका था फार्माकोडायनामिक, मतलब मीन्स इसमें और भी है काफी कुछ, लेकिन इसमें हम इतना ही जानेंगे जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, है ना। बाकी आपका ये फार्माकोडायनामिक है, काइनेटिक आपका ये फार्मास्यूटिक्स में और अच्छे से डिटेल में कवर हो जाएगा, है ना। और भी इसमें काफी कुछ एडिशनल टॉपिक्स आएंगे आपके, हाफ लाइफ है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, एलिमिनेशन है, वो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी फार्मास्यूटिक्स में कवर हो जाएगी, है ना। लेकिन जनरल फार्माकोलॉजी में हम आपको इतना ही बताना चाहते थे, ओके। सो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि बिगिनिंग होगी हमारी। ये हमारा थोड़ा ब्रीफ में था, जिसको जानना आपको जरूरी था, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।